हेलो दोस्तों, मैं अंकित डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज है हमारी रामबाण सीरीज़ के अंतर्गत दूसरी क्लास है। यह है जो हमारी रामबाण सीरीज़ है, इसमें सारे की सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। यदि आप इस सीरीज को पूरा देखते हैं तो आप इस बात के लिए सुनिश्चित हो जाएं कि आप पेपर में अपने साइकोलॉजी में बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चर्चा करते हैं। इसमें कहा गया है कि बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे पाठ्य पुस्तक पर दिए गए तथ्यों को याद करते हैं या फिर वे श्याम पट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं या फिर वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं या फिर कहा गया शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं एवं बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। बताइएगा बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखते हैं। देखिएगा, हमने यह क्वेश्चन देखा और ऑप्शन नंबर सी देखा। हमें झट से याद आ जाना चाहिए कि बच्चा क्या होता है, बच्चा सीखता कैसे। लेव वेगोस्की ने कहा था कि बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया की सहायता से सीखता है। जब भैया बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया तो तभी करेगा जब समाज में रहेगा सक्रिय बच्चा। और जीन पियाजे ने भी कहा था कि बच्चा सक्रिय होता है, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। तो बच्चा इस प्रकार से कैसे सीखता है, विभिन्न गतिविधियों में कार्यों में सक्रिय रूप से बच्चा भाग लेता है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है, हमारा ऑप्शन सी सही होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चर्चा करते हैं। आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम होता है, यानी कि बच्चे का प्राथमिक सामाजिकरण का कौन माध्यम होता है। क्या वह विद्यालय होता है या सरकार होती है या मीडिया होती है या फिर परिवार होता है। बताइएगा। अब देखिएगा, बच्चा सर्वप्रथम जन्म लेता है तो परिवार के संपर्क में आता है और परिवार के संपर्क में यानी कि बालक की जो प्रथम शिक्षिका भी कहा गया है वो माँ को कहा गया है। माँ भी तो परिवार का अंग है, तो जाहिर सी बात है बालक का प्रथम सामाजिकरण परिवार होगा। कौन होगा, परिवार होगा बालक का प्रथम सामाजिकरण। यदि आपको हमारे यह सीरीज पसंद आ रही हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। आपसे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चर्चा करते हैं। आपसे पूछा गया, भैया बताइए कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। क्या वह निष्क्रिय रूप यानी कि अनुकारकों के रूप में देखते हैं या सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखते हैं या बच्चे को खाली स्लेट के रूप में देखा जाता है या छोटे वयस्कों के रूप में देखते हैं। देखिएगा, जहाँ पे खाली स्लेट का है तो हम कहेंगे भैया बात हो रही है प्रगतिशील शिक्षा की, और प्रगतिशील शिक्षा कहती है कि बालक जब विद्यालय में आता है तो वह अपने साथ पूर्व अनुभव लाता है। क्या लाता है, जब पूर्व अनुभव लाएगा, पूर्व ज्ञान लाएगा तो जाहिर सी बात वह खाली स्लेट तो हो ही नहीं सकता। जहाँ पे निष्क्रिय शब्द है प्रगतिशील शिक्षा क्वेश्चन में दिया, निष्क्रिय तो हो ही नहीं सकता। दो हमारे ऑप्शन ये कटे। अब ये छोटे वयस्क नहीं कहा गया, यहाँ पे छोटे वैज्ञानिक होता तो भी जचता, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब बचा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन बी है। बच्चे सक्रिय रूप में देखे जाते हैं प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिएगा, आपसे कहा गया इस क्वेश्चन के अंतर्गत कि बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं डॉट 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 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट या विघ्न है। बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी में कहा गया कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिक ही करनी चाहिए, और ऑप्शन नंबर सी की सूचित करती हैं कि बच्चे की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में निम्न स्तर की हैं। ऑप्शन नंबर डी में कहा गया कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। देखिएगा, जहाँ तक की बात है, देखिए कि बच्चों की जो गलतियाँ होती हैं वह सीखने में खिड़की के रूप में देखी जाती हैं, यानी कि बच्चों की गलतियों के माध्यम से ही एक शिक्षक को पता चलता है कि बच्चा को सीखने में कहाँ परेशानी हो रही है उस बालक को। यानी कि बच्चे की जो गलतियां हैं वह एक महत्वपूर्ण कदम होती हैं अध्यापक के लिए उसे सिखाने में। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चर्चा करते हैं। यदि आपको यह क्लास पसंद आ रही हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 में कि एक बच्चा खिड़की के सामने एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार में क्या पता चलता है।
यानी कि आपसे पूछा गया यह मानसिक विकास के ऊपर क्वेश्चन आधारित है। ऑप्शन के ऊपर नज़र डालते हैं कि बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं क्या। ऑप्शन नंबर बी में कि बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, या ऑप्शन नंबर सी में कहा गया कि बच्चे अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। ऑप्शन नंबर डी में कहा गया कि इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। अब देखिएगा, जहाँ तक मानसिक विकास की बात होती है तो सबसे पहले संवेदना आती है नंबर 1 पर। क्या आती है? तो सबसे पहले संवेदना आती है। दूसरे नंबर पर इसके अंतर्गत आएगा क्या? तो इसके अंतर्गत आएगा दूसरे नंबर पर प्रत्यय। क्या आएगा? तो दूसरे नंबर पर इसके अंतर्गत प्रत्यय आएगा। और संवेदना और प्रत्यय में अंतर समझ लीजिए। देखिए, जब बालक ने देखा होगा कौवे को पहली बार, किसी कौवे को पहली बार देखा होगा, यानी कि उससे ये कहा गया होगा कि देखिए वह एक पक्षी है। वह क्या है? वह पक्षी है। अब देखिए, बालक ने देख लिया कि पक्षी ऐसा होता है, पक्षी ऐसा होता है, यानी कि किसी भी चीज को प्रथम बार जानना, यानी कि प्रथम बार ज्ञान ग्रहण करना आता है संवेदना के अंतर्गत। जब हम उसी चीज को दोबारा देखते हैं तो वह चीज हमारी किस में आएगी? तो प्रत्यय में आएगा। प्रत्यय मतलब उस चीज की इमेज बन गई हमारे अंदर। तो बच्चे के अंदर पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चर्चा करते हैं। देखिएगा कि बच्चे के सामाजिकरण में परिवार भूमिका निभाता है। बताइए कि बच्चे के जो सामाजिकरण होगा वह परिवार किस प्रकार की भूमिका निभाता है। क्या परिवार कम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या रोमांचकारी भूमिका निभाता है, या मुख्य भूमिका निभाता है, या गौड़ भूमिका निभाता है? गौड़ होगा, नहीं होगा, गौड़ होगा, या गौड़ भूमिका निभाता है। देखिए, हमने जहाँ तक बताया कि बच्चे का प्रथम सामाजिकरण भी परिवार के अंतर्गत होता है। जब परिवार के अंतर्गत होगा तो जाहिर सी बात है कि बच्चे के जो परिवार होगा वह मुख्य भूमिका निभाएगा समाजीकरण में। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चर्चा करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि एक कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी क्या कहलाती है? देखिए, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वह सीटेट में एक क्वेश्चन आपसे 100% पूछा ही जाएगा। इसलिए हम अपनी प्रत्येक सीरीज में ये जो आए हुए क्वेश्चन हैं इस प्रकार के उनको जरूर शामिल कर रहे हैं। देखिएगा, क्या वह कहा गया ऑप्शन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 1 क्या जातीय भेदभाव का परिचायक है, या ऑप्शन नंबर बी लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, या फिर कहा गया कि लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध होगा, रोटी नहीं है ये, रूढ़ी आएगा यहाँ पे, ठीक है, रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है, या फिर लड़कियों और लड़कों की जीन वैज्ञानिक महत्व को उजागर करता है। देखिएगा, हमने आपको पिछली वाली क्लास में बताया था जब पहली प्रैक्टिस ली थी, जहाँ पर सिर्फ एक लिंग की बात होए कि लड़के ये कर सकते हैं लड़कियां नहीं, या लड़कियां ये कर सकती हैं लड़के नहीं, सिर्फ एक लिंग पर विशेष जोर दिया जा रहा है, हम कहेंगे भैया वहाँ पर जेंडर रूढ़िवादिता है। और जेंडर रूढ़िवादिता कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर सही होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चर्चा करते हैं। देखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन एक बार यूपी टेट में ये पूछा जा चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहा गया कि विकास डॉट 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 से डॉट 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 की ओर बढ़ता है। क्या विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ेगा, या विकास जटिल से कठिन की ओर बढ़ेगा, या विकास सामान्य विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ेगा, या साधारण से आसान की ओर बढ़ेगा? देखिएगा, विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। देखिए, कोई भी विकास हो, जैसे शुरुआत में एक बीज होगा वह आगे चल के जब पेड़ में परिवर्तित होगा, किस में? पेड़ में परिवर्तित होगा। शुरुआत में तो हम देख रहे हैं एक गोला बीज है, लेकिन जब यह पेड़ बनेगा तो इसमें काफ़ी आकृतियाँ विकसित होंगी। जब इसमें काफ़ी आकृतियाँ विकसित होंगी तो यानी कि यह एक जटिल आकृति है, तो कहेंगे विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चर्चा करते हैं। देखिएगा, यदि आपको हमारी यह सीरीज पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल डिजिटल शिक्षा को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और इस क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
देखिएगा, आपसे पूछा गया कि क्वेश्चन नंबर 9 में निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है। क्या वह अपिसारी चिंतन है, या अविसारी चिंतन है, या संवेगिक चिंतन है, या अहमवादी चिंतन है। देखिए, अहमवादी चिंतन आप इसे हटा ही दीजिए, ये तो हो ही नहीं है सकता है। अब देखिए, ये दो बात है, हमने कहा भैया ये तो गिलफोर्ड ने दिए। किसने? गिलफोर्ड ने दिए। ठीक है, याद रखिए ये किसने दिए, तो ये गिलफोर्ड ने दिए थे। अब देखिए, जो अपिसारी चिंतन होता है और अविसारी चिंतन होता है, दोनों में क्या अंतर है। देखिए, एक ये गोला है, अगर हमारे सोचने का तरीका ये है, बहुत सारे तरीके, तो यह अपसारी यानी कि सृजनात्मकता आएगी। अगर हम इस प्रकार से सोचते हैं सिर्फ, तो यह अभिसारी होगा, यानी कि अपिसारी चिंतन हमारा सृजनात्मकता से संबंधित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चर्चा करते हैं। आइए, लेव वाइगोत्स्की आ चुके हैं महोदय। यह लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे कोहलबर्ग, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे और कोहलबर्ग सीटेट के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इनसे बराबर क्वेश्चन आते हैं। ये तीनों सिद्धांत आपको, सिर्फ ये सिद्धांत तीन सीटेट के अंतर्गत आपको 5 से 6 नंबर देके जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। क्या बच्चे अपनी प्रतिभा, यश को ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, या बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। देखिएगा, कोई बच्चा होता है, जब स्वयं से वार्ता कर रहा होता है, मतलब वह चिंतन कर रहा होता है। जब बालक चिंतन करेगा तो कोई व्यक्ति चिंतन करके अपने कार्यों को दिशा देगा। क्या करेगा? अपने कार्यों को दिशा देगा। हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बोलते हैं क्योंकि बच्चे अपने कार्यों को दिशा देते हैं उस समय। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें एक कोटेशन दी गई है, एक परिभाषा है, बताइएगा किसने दी। अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन। एक और बार पढ़िएगा कि अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण, ये तीनों शब्द जहाँ पे आपको एक साथ दिखे, आप कहेंगे भैया यह जो परिभाषा है वो गेट्स की है, यह गेट्स की परिभाषा है। आप बताएंगे भैया गेट्स ने यह परिभाषा दी, अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन गेट्स ने कहा है ये। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चर्चा करते हैं। आपसे पूछा गया कि स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन किसका करता है। जब आप कहेंगे भैया बात आती है स्टैनफोर्ड की, तो स्टैनफोर्ड का नाम आता है बुद्धि से। किससे आता है? तो बुद्धि से आता है, यानी कि स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। अभी हमने अपनी क्लास में बुद्धि को नहीं पढ़ाया है, इसलिए आप सीधे सीधे ऑप्शन पर टिक लगाइए बुद्धि पर। जब हम पढ़ाएंगे तो स्टैनफोर्ड, टर्मन, इन सब के ऊपर बहुत विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। हालांकि हमने जीन पियाजे, अधिगम के काफ़ी सिद्धांत कवर करा दिए हैं, आपने अगर वह नहीं देखे हैं तो देख लें जाके। बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण, आपसे पूछा कि कितने उप परीक्षण हैं इसमें, तो आप कहेंगे भैया कि यह चंद्रमोहन भाटिया का नाम आ रहा है, तो 5 उप परीक्षण हैं। कितने हैं? तो 5 उप परीक्षण है। क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन सही हो जाता है, 5 उप परीक्षण है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं, आइए देखते हैं। कहा गया कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा, यह जो आपसे कोटेशन क्वेश्चन नंबर 14 में है, यह इस बार के यूपी टेट में पूछी गई थी, यह इसी बार के यूपी टेट में पूछी गई थी यह कोटेशन, कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान कहलाता है। आप बताएंगे भैया डाम्बिल की यह परिभाषा है, और यह परिभाषा जो डाम्बिल की है आपके सुपर टेट के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कोटेशन को और फ्रांसीसी गाल्टन की जो कोटेशन है, स्किनर की, इन सबको परिभाषाओं को याद करिए। फिलहाल यह क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान कहलाता है, यह डाम्बिल महोदय का कथन है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 15 में की ओर चर्चा करते हैं। कहा गया निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। देखिएगा, इनमें से एक बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। सबसे पहले तो आपको नहीं शब्द देखो उसके ऊपर गोला खींच लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम अक्सर कर नहीं के ऊपर
ध्यान नहीं देते और हम जो आता है हम उस क्वेश्चन को आते हुए क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। इसलिए इसमें कहा गया है 15वें क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, कौन सा एक तत्व सिद्धांत नहीं है, या द्वैत तत्व सिद्धांत नहीं है, या प्रत्यागमन सिद्धांत नहीं है, या बहुतत्व सिद्धांत नहीं है। आप बताएंगे भैया कि ए, बी और सी तीनों बुद्धि के सिद्धांत हैं। किसके हैं? तीनों बुद्धि के सिद्धांत हैं। लेकिन प्रत्यागमन का जो सिद्धांत है वो मेंडल के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा दिया गया। जो कि आप बताइए प्रत्यागमन का जो सिद्धांत मेंडल ने दिया था किससे संबंधित है? तीन सिद्धांत दिए थे उस समय मेंडल ने। एक तो समानता का सिद्धांत दिया था, दूसरा भिन्नता का सिद्धांत दिया था, तीसरा प्रत्यागमन का सिद्धांत दिया था। और यह सिद्धांत किससे संबंधित है ये बताइएगा ऑप्शन में, ठीक है, कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चर्चा करते हैं। हालांकि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसका आंसर जो है हमारा सी है, ठीक है। आइए चिंतनशील सोच की बात जब आती है तो नाम एक निकल के आता है 1910 में। 1910 में चिंतनशील सोच की बात करी गई थी। और किसने करी थी? यह पूछा है कि चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने करी थी? क्या भाई जॉन डीवी ने करी थी, या फिर रॉस ने करी थी, या फिर गुड ने करी थी, या फिर ड्रेबर ने करी थी? 1910 में करी गई इस बात की चर्चा चिंतनशील सोच की किसने करी बताइएगा। तो देखिएगा हम बताते हैं आपको कि यह जो चर्चा करी वो जॉन डीवी के द्वारा करी गई। कब करी गई आपसे पूछा जाए तो 1910 में चिंतनशील सोच की बात करी जॉन डीवी के द्वारा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया एक डिफेंस, एक क्वेश्चन डिफेंस से भी आ सकता है, एक डिफेंस से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए जब डिफेंस पढ़ाएंगे तो अब बाकायदा सारे डिफेंस के ऊपर चर्चा करेंगे। हालांकि यह क्वेश्चन आपसे सीटेट में बार बार पूछा जा चुका है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को पहले ही शामिल कर लिया है। देखिए एक विद्यार्थी बीएड में प्रवेश परीक्षा देता है और वह असफल रहता है। प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है। वह सबसे कहता है मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता हूँ। ये किसका उदाहरण है? क्या यह उदात्तीकरण का उदाहरण है, या प्रक्षेपण का उदाहरण है, या फिर युक्तिकरण का उदाहरण है, तो या तदात्मीकरण का उदाहरण है? देखिएगा एक और हम आपको उदाहरण बताते हैं। यदि आपको अंगूर मिले नहीं, आप कहेंगे लोमड़ी ने अंगूर के लिए प्रयास तो बहुत किया लेकिन उसे अंगूर मिले नहीं, तो लोमड़ी क्या कहती है? अंगूर खट्टे हैं। अब भैया प्रयास कर रहे हैं हम, उस काम में फेल हो गए तो कहेंगे भैया वह चीज़ ही अच्छी नहीं थी इसलिए हमें वह चीज़ ही नहीं मिली। कहेंगे भैया आप तो युक्तिकरण का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 17 का युक्तिकरण। देखिएगा अब आइए चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। कहा गया शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। क्वेश्चन हम आपसे सीधे तौर पे ये पूछते हैं कि शैशवावस्था में बालक का व्यवहार किस पर आधारित होता है? आप बताएंगे भैया जब बालक होता है शैशवावस्था में उसका व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। किस पे आधारित होता है? तो मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है हम इसके पहले वाली क्लास में यानी कि प्रैक्टिस 1 में ले चुके हैं। यदि आपने वह प्रैक्टिस ना देखी हो तो उस प्रैक्टिस को भी ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस आपने थ्योरी के माध्यम से पढ़ा, ठीक है। अब आप प्रैक्टिस करिए क्योंकि प्रैक्टिस आपको बनाएगी परफेक्ट। और अभी तक अगर आप इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं और पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा आइए चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। आपसे कहा गया कि किसके कथन के अनुसार बालक प्रथम 6 वर्ष बाद यानी कि 12 वर्ष का दोगुना सीख लेता है। सीधे तौर पे समझे, इसमें कहा गया कि किसने कहा कि बालक प्रथम 6 वर्ष में 12 वर्ष का दोगुना सीख लेता है? क्या किसने कहा? क्या भाई गैसल ने कहा, या थॉमसन ने कहा, या एडलर ने कहा, या किलपैट्रिक ने कहा? अब देखिएगा ट्रिक देखिएगा, यह कथन है गैसल ने कहा कि बालक प्रथम 6 वर्ष में 12 वर्ष का दोगुना सीख लेता है। गैसल मतलब गैसल ने गैस किया, गैसल ने क्या किया? गैस किया कि बालक प्रथम 6 वर्ष में 12 वर्ष का दोगुना सीख लेता है। यही तो गैस किया गैसल ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? यानी कि जब एक शिक्षक है वो छोटी कक्षाओं में पढ़ाने के लिए जाता है तो शिक्षक में महत्वपूर्ण क्या होता है कि वह गुण होना ही चाहिए।
देखिए कि आप पढ़ाने की उत्सुकता शिक्षक में होनी चाहिए, या धैर्य व दृढ़ता होनी चाहिए, या शिक्षा विधियों का ज्ञान होना चाहिए, या मानक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। भैया अगर पढ़ाने की सिर्फ उत्सुकता है और उसमें धैर्य नहीं है तो भैया आप छोटी कक्षा में पढ़ा नहीं पाओगे। शिक्षक विधियों का अगर ज्ञान है, अगर आप में धैर्य नहीं है तो भी आप नहीं पढ़ा पाओगे। मानक भाषा क्या करेगा बालक, धैर्य ही नहीं है। आप बालक क्या करता है कि जब बालक शुरुआती कक्षा में होता है, कोई कोई जो बालक होंगे, कुछ बालक बहुत धीरे धीरे सीखते हैं। कैसे? बहुत धीरे धीरे सीखते हैं। तो अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है तो आप उसके साथ क्या करेंगे, उसे सिखाना ही बंद कर देंगे, जो कि सबसे गलत बात है। ठीक है, आपने जब आप छोटी कक्षाओं में पढ़ाने जाएंगे तो सबसे पहले यही है कि आप में धैर्य व दृढ़ता होनी चाहिए। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 20 का सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चर्चा करते हैं। आपसे कहा गया, देखिएगा, लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण करवाने के लिए आप ऑप्शन ऐसे शब्द बार बार बुलवाएंगे, या शब्दों को खंडों में बांटकर बुलवाएंगे, या मिलते जुलते उच्चारण वाले शब्दों पर पहले बुलवाएंगे, या ए व बी दोनों ऑप्शन नंबर है। देखिएगा, हम क्या करेंगे, कोई शब्द काफ़ी लंबा है और कठिन है तो हम क्या करेंगे, उस लंबे शब्द को दो भागों में बांटेंगे। पहले एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। हम दोनों, पहला हमारा ऑप्शन इसलिए बी सही होता है कि पहले तो हम खंडों में बांटेंगे, फिर हमने जब उस क्वेश्चन को खंड में बांट लिया फिर कहेंगे भैया पहले ये बोलो तुम फिर ये बोलो, यानी कि उन ऐसे शब्दों को हम उसे बार बार बुलवाएंगे। पहले उस क्वेश्चन को खंड में बांटेंगे, फिर शब्दों को बार बार बुलवाएंगे। जब अनुबंधन हो जाएगा दोनों के बीच, फिर बच्चे को दोनों शब्द जोड़ के बुलवाएंगे, और इस प्रकार से बच्चा लंबे और कठिन शब्द बोलना सीख जाता है। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? अब देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि हम यहाँ पे दो ऑप्शन तो टिक कर नहीं सकते, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, ए व बी दोनों। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का कहता है कि मनोवैज्ञानिक को दर्शन शास्त्र से अलग किसने किया? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किसने किया? आप बताएंगे भैया अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, लेकिन डाउट रहता है लोगों के बीच विलियम वुंड और विलियम जेम्स के बीच। ऑप्शन सी और डी काट दीजिए आप ऐसे ही। आपसे कहा कि भैया विलियम जेम्स हैं, इन्होंने क्या किया, देखिएगा इन्होंने क्या किया, 1879 में मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन 1890 आते आते एक पुस्तक आती है विलियम जेम्स की। पुस्तक का नाम होता है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि 1890 में पूर्ण रूप से विलियम जेम्स के द्वारा मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी सही होता है, यानी कि विलियम जेम्स है। अब विलियम जेम्स किसके जनक कहे जाते हैं? आप बताएंगे भैया प्रकार्यवाद के विलियम जेम्स को जनक कहा जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चर्चा करते हैं। विस्तृत तौर पे हमने चर्चा करी है पहले ही विलियम जेम्स के ऊपर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन ... किसने किया है? क्या वह पावलोव के द्वारा किया गया, या फिर स्किनर के द्वारा, या फिर थॉर्नडाइक के द्वारा, या फिर कोहलर के द्वारा? आपने कहा भैया क्रिया प्रसूत, और जो जैसा कि आपने पढ़ाया था अपने क्लास में, जब आपने स्किनर पढ़ाया था, आपने कहा भैया जो क्रिया आएगा शब्द पहले और क्रिया आएगा तो कहेंगे भैया स्किनर आएगा। आपने कहा ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 का क्रिया प्रसूत स्किनर आएंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया तो दूसरे व्यक्ति के भाव व्यवहार की नकल करना। जैसे किसी व्यक्ति को हम देख के सीखते हैं तो हम उस व्यक्ति का उस समय क्या कर रहे होते हैं, हम उस व्यक्ति का, जाहिर सी बात है, हम उसकी जब नकल कर रहे हैं यानी कि उस व्यक्ति का अनुकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अनुकरण कर रहे हैं। ये इनके ऊपर हम क्वेश्चनों के ऊपर क्या चर्चा करें, क्या व्याख्या करें इनकी? ये एक वन लाइनर वाले हैं, देखते ही इनका आंसर आना चाहिए आपको। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की चर्चा करिए। आपको आइए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चर्चा करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिए, और डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसको ज्वाइन करिएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 25, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं, देखिएगा नया क्वेश्चन है, यदि पूर्व ज्ञान और अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्या वह नकारात्मक स्थानांतरण है? बिल्कुल नहीं। क्या प्रशिक्षण स्थानांतरण है? बिल्कुल नहीं। क्या वह सीखना कहलाता है? ना ना ना, कहेंगे भैया सकारात्मक स्थानांतरण है। जैसे कोई व्यक्ति संस्कृत पढ़ी किसी ने, अगर किसी ने संस्कृत पढ़ी तो जाहिर सी बात है संस्कृत ज्ञान हिंदी में भी सहायक होगा, हिंदी में भी सहायक होगा। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति पहले हिंदी पढ़ता है तो वह हिंदी का ज्ञान संस्कृत में भी सीखने में सहायता करता है। यानी कि पूर्व ज्ञान जब नवीन ज्ञान को सीखने में सहायता प्रदान करे तो सकारात्मक स्थानांतरण होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होता है, सकारात्मक स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चर्चा करते हैं। देखिएगा, आपसे कहा गया ... के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल होता है। आपसे कोटेशन पूछी गई, आनुवंशिकता गुणे वातावरण, किसका? आनुवंशिकता गुणे वातावरण किसने दी है? आप बताएंगे भैया, क्या वह वुडवर्थ ने दी है, या फिर गैरेट ने दी है, या फिर हॉलैंड ने, या फिर थॉर्नडाइक ने? आपने कहा भैया यह जो परिभाषा है वह वुडवर्थ के द्वारा दी गई है। वुडवर्थ ने ही कहा था कि भैया वातावरण, क्या कहा था? वातावरण गुणे आनुवंशिकता, आनुवंशिकता, यानी कि हमारा निकला क्या? हमारा निकला क्या? आप बताइएगा, काफ़ी फेमस कोटेशन है। वंशानुक्रम कि हमने आपको जो नियम है, जो ग्रेगर जॉन मेंडल के नियम है, तीनों नियम के ऊपर चर्चा करी है इसके पहले वाली क्लास में, ठीक है। आइए, अगर आपने भाई क्लास नहीं देखी है तो एक बार उस क्लास को पूरा देखिएगा जाके, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चर्चा करते हैं कि विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया, यानी कि मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत किसने दिया, इसके विषय में पूछा है। क्या वह सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया, या एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया, या फिर कोहलर के द्वारा दिया गया, या फिर वॉटसन के द्वारा दिया गया? आपने कहा भैया कि जब आती है मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की बात तो नाम आता है एरिक एरिक्सन आता है। क्या नाम आता है? तो एरिक एरिक्सन नाम आता है किस, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए सही होता है। क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर चर्चा करते हैं। आपसे कहा गया अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी होगा ये, उभयमुखी क्या होगा? उभयमुखी। उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? किसने किया? क्या वह कैशमर के द्वारा किया गया, या फिर युंग के द्वारा, या फिर सेलेडन के द्वारा, या स्प्रेंजर के द्वारा? आपने कहा भैया जब व्यक्तित्व का वर्गीकरण की बात है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, तो कहेंगे युंग के द्वारा किया गया है वर्गीकरण। किसने किया? तो युंग ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चर्चा करते हैं। यदि आपको यह सीरीज हमारी पसंद आ रही हो तो चैनल को एक बार हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और टेलीग्राम चैनल की हमारी जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है उसे जाके ज्वाइन करें, ताकि आप हमारे साथ हर रोज़ अपडेट होते रहें, और वहाँ पे हम कुछ MCQs वाले क्वेश्चन भी हल कराते हैं। आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 29 में कि सीखने के वक्र क्या वह सीखने के प्रगति के सूचक होते हैं, या सीखने की मौलिकता के सूचक होते हैं, या सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक होते हैं, या सीखने की रचनात्मकता के सूचक होते हैं? इसमें कहा गया कि जो सीखने के वक्र होंगे वह सीखने की गति एवं प्रगति के सूचक होते हैं। सीखने के वक्र सदैव, देखिएगा कैसे, आपने अगर सीखा है, अगर आप सकारात्मक तौर पे सीख रहे हैं तो आपका वक्र ऐसे बनेगा, अगर आपने जब सीखना बंद कर दिया तो यह नीचे जाएगा, ठीक है। यानी कि सीखने के वक्र हमारी प्रगति के सूचक होते हैं। किसके सूचक होते हैं? तो सीखने के वक्र हमारी प्रगति के सूचक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चर्चा करते हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। आपसे कहा गया कि बताइए भैया, स्याही धब्बा जो परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, का किसने विकास किया? क्या वह आइसेंक ने किया, या एलपोर्ट ने किया, या हरमन रोर्सा ने किया, या फिर जीन पियाजे ने किया? आपने कहा भैया जो हरमन रोर्सा हैं इन्होंने स्याही धब्बे परीक्षण का विकास किया, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा आंसर ही तो यह सी है। लेकिन हरमन रोर्सा ने कितने कार्ड प्रयोग किए? तो 10 कार्ड प्रयोग किए। इसमें कितने? तो 10 कार्ड प्रयोग किए। यह व्यक्तित्व
व्यक्तित्व का मापन किया जाता है हरमन रोड्सा के स्याही धब्बे परीक्षण के द्वारा। कुल कार्डों की संख्या बताएंगे 10। किसने किया? हरमन रोड्सा ने किया। यदि आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। और मिलते हैं कल फिर इसी समय, और हम अपनी अगली क्लास बताइएगा किसके ऊपर दें, जो थ्योरी की क्लास होगी हमारी। आइए, जय हिंद, जय भारत।